देखो लास्ट वीक हमने देखा है कुछ मुद्दे उभर के सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एक न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड विथ इंडिया ग्लोबल फ्रंट रनर मतलब आगे है इसमें फास्ट पेमेंट सिस्टम में एज पर आईएमएफ फाइंडिंग। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया को। क्या रिकॉग्नाइज किया है? टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे आगे है ये, टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फास्ट पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो ये ध्यान रखना कि जब पेमेंट की बात आ रही है तो इंडिया मतलब फास्ट पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब है त्वरित भुगतान। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी डील हो, कोई भी काम हो, उसमें पेमेंट तुरंत हो रहा है। इस मामले में ये पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ तुमसे प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई कि किसकी रिपोर्ट है ये, है ना, आईएमएफ। फिर आईएमएफ कौन सी बॉडी है, इन सब पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी तुम्हें प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना है। And here what it has written, see, evaluation was part of the International Monetary Fund's competitive payment report। तो वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसने ये बताया कि भारत त्वरित भुगतान प्रणालियों में सबसे आगे है, पूरे वर्ल्ड में आगे है, ग्लोबल फ्रंट रनर की कैटेगरी में है फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे फास्ट पेमेंट किया जा रहा है। कोई भी डील होती है, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें पेमेंट है वो क्या हो रही है, बहुत फास्ट पेमेंट की जा रही है। तो इस तरह से तुम्हारे पास अब ये पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। विच कंट्री रैंक्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम इन 2022? तो ये रिपोर्ट ये 2022 की है जो अब आ रही है ना, लेकिन उसके बाद अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब देखो, प्रीलिम्स में करंट अफेयर ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब तुम कहो कि सर ये 2022 का करंट अफेयर कैसे आ गया, है ना, अगर हम 26 में एग्जाम देंगे तो 2022 का कैसे आएगा? ये 2022 का करंट अफेयर नहीं है, ये 2022 की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। और वो रिपोर्ट कब सामने आ रही है? अब सामने आ रही है। तो रिपोर्ट अब सामने आ रही है, भले ये 2022 में रिपोर्ट क्या की गई थी, निकाली गई थी, लेकिन अब हमारे सामने आ रही है तो हमारे लिए तो करंट अफेयर ही हुआ। तो यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते कि 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, किसने करा? तो ऐसे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, है ना, किस कंट्री की रैंक फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फास्ट पेमेंट सिस्टम, वो भी 2022 में। तो कौन सी कंट्री है भाई, ये ध्यान रखना, इसमें आएगा इंडिया। ओके, आंसर क्या होगा? इंडिया। अब आगे चलते हैं, देखो। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है इसमें? है कि इंडिया को इसने टॉप कंट्री, ठीक है, इंडिया को क्या किया इसने, टॉप कंट्री डिक्लेयर किया है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ फास्ट पेमेंट ट्रांजैक्शन। पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है पेमेंट का ट्रांसफर बहुत फास्ट किया गया है। ठीक है, इवेल्युएशन वाज पार्ट ऑफ द आईएमएफ कॉम्पिटिटिव पेमेंट रिपोर्ट। तो ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है जिसको हम कॉम्पिटिटिव पेमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पेमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक इंडेक्स। तो इनको ध्यान में रखना है तुम्हें प्रीलिम्स के लिए। इंडिया हैज आउट परफॉर्म्ड मेजर इकोनॉमी। बहुत बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, ब्राजील, चाइना और यूके, है ना, इनको क्या करा है इंडिया ने, पीछे कर दिया है। और यूएस को भी पीछे कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फास्ट डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूसेज। अब देखो, ऐसा होने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया ने बहुत जल्दी कोरोना के बाद डिजिटली अपने आप को कन्वर्ट किया, है ना। तो ऐसा नहीं कि फास्ट पेमेंट यानी हमारा इंटरनेट बहुत तेज चलता होगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, इसको गहराई में समझो कि भाई इंडिया कोविड के बाद, ठीक है, कोविड के बाद इंडिया ने क्या किया, सडनली डिजिटल एरा में एंटर किया है ना। और डिजिटल एरा में एंटर करने के बाद जब हम बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो ये स्लो चल रहे थे। ठीक है, स्लो चल रहे थे मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, सडनली जब ये चीज अडॉप्ट किया तो मतलब अचानक बूम हो गया पूरे वर्ल्ड में। इंडिया को लेकर, इंडिया में पॉपुलेशन भी तो सबसे ज्यादा है। और
यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बाकी कंट्रीज की स्पीड शुरू से वैसी थी, लेकिन इंडिया में क्या देखा गया, बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन देखा गया इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। समझे, प्रीवियस ईयर मतलब पहले के सालों के अपेक्षा। तो पहले के सालों की अपेक्षा इंडिया में बूम देखा गया। और देखो ये कब की रिपोर्ट है, 2022 की। कोविड वगैरह 1920 में तो चल ही रहे थे, बताइए तुम्हें, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ है। बाकी कंट्रीज में पहले से था ये, है ना, डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट ये सब बाकी कंट्रीज में पहले से था। तो उनके लिए कुछ खास बात नहीं थी ये कोविड आना, बट इंडिया के लिए कोविड आया और कोविड ने इसको सडनली बूम करा हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट को। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो, मतलब बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है इसके पीछे। और यही है, रिपोर्ट नोट्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स इन 2022। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इंडिया ने किया है। 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम, जितने मतलब पेमेंट हुए हैं वैश्विक रूप में विश्व में, उसमें 46% के साथ इंडिया सबसे आगे है। ठीक है, देखो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं रोल ऑफ यूपीआई। अब यूपीआई का क्या रोल होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको कहते हैं यूपीआई। तो यूपीआई का क्या रोल है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। Massive success of UPI has been driving force behind India's fast payment revolution. फास्ट पेमेंट के मामले में क्रांति आ गई। भले इंडिया में 1 रुपया ही ट्रांसफर करो, लेकिन हुआ है। ऐसा नहीं कि इंडिया में फास्ट पेमेंट हुआ है तो डॉलर्स में या मिलियंस में बिलियंस में ट्रांसफर हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी हुआ है बहुत फास्ट हुआ है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हुआ। तो जो मैसिव सक्सेस है यूपीआई का, यूपीआई समझते हो ना, जैसे कि तुम्हारे पास गूगल पे है ना, फोन पे है, पेटीएम है, ये सब क्या है, यूपीआई कहलाते हैं। उनका यूपीआई का आईडी होता है, उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। यूपीआई ने क्या किया, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बैंक्स के थ्रू किया, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो डिजिटल पेमेंट को सिंपल और सीमलेस, बहुत आराम से और सिंपल बना दिया, है ना। और एज ऑफ 2023 यूपीआई हैंडल्ड ओवर 10 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। एक मंथ में 10 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है, हाईलाइटिंग इट्स डीप पेनिट्रेशन। बहुत गहराई में जो पेनिट्रेशन हुई है, मतलब इसमें देखा जा रहा है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन बहुत गहराई में दिखाया जा रहा है। और देखो 10 बिलियन ट्रांजैक्शन, अब मैंने कहा ना इसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। भाई 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ एक महीने में, एक महीने में इतना ज्यादा कैसे हुआ, पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। अब इंडिया की पॉपुलेशन कम होती, बहुत कम होती, तो इतना ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, है ना। इसके बाद तो मतलब यूपीआई का क्या रोल है, यूपीआई का रोल है कि भाई ये फास्ट पेमेंट करता है, फास्ट ट्रांजैक्शन करता है, बड़े से बड़ा फंड भी मोबाइल फोन के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यूपीआई के रोल में आती हैं। और यूपीआई ने क्या करा है, ये लास्ट वाला पॉइंट ये बता रहे हैं कि यूपीआई ने 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन 2023 में किया है पर मंथ। ओके, उसके बाद देखो इंडियाज पॉलिसी पुश एंड, यहाँ पर क्या है, इंडियाज पॉलिसी पुश एंड डिजिटल इकोसिस्टम, है ना। एक, तो इंडिया की पॉलिसी क्या है, देखो नीतिगत प्रयास और डिजिटल आधारभूत संरचना। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। कुल मिला के ये एक न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया इसमें सबसे आगे। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज डिजिटल इंडिया, जन धन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी, तीन मतलब डिजिटल इंडिया, जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल जैम, ट्रिनिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव्स हैव क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर फास्ट पेमेंट। तो कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसे प्रयास हैं जिनको हम नीतिगत प्रयास कहते हैं या पॉलिसी पुश कहते हैं, जो डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। तो क्या था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट का, जन धन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी, है ना। तो ट्रिनिटी का मतलब क्या, जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का एक साथ। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव्स हैव क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर फास्ट पेमेंट। यानी कि अगर ये पूछा जाए
कि सरकार के किन प्रयासों के कारण, तुमसे ऑप्शन हो सकते हैं ए बी सी डी, इस तरह के ऑप्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सरकार के किन प्रयासों के द्वारा फास्ट पेमेंट सक्सेसफुल हो पाया है, तो तुम ये बताओगे। नेक्स्ट आते हैं अब इसके बाद, रेगुलेटरी सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई एंड एनपीसीआई हेल्प स्टैंडर्डाइज एंड प्रमोट रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रेगुलेटरी सपोर्ट मतलब जो सहायता मिली है हमें आरबीआई से दिशा निर्देशों के माध्यम से, तो आरबीआई और एनपीसीआई ने हेल्प किया है स्टैंडर्डाइज एंड प्रमोट रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन और आर्थिक प्रभाव। इसका क्या इम्पैक्ट है, इन सारी चीजों का क्या प्रभाव है। रियल टाइम पेमेंट्स हैव इनहैंस्ड बिजनेस प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ाया इसने, बिजनेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है ना, यानी कि जो बिजनेस हो रहा है उसमें उत्पादन बढ़ा है। क्योंकि देखो जब क्या होता है किसी भी यूनिट में या किसी भी इंडस्ट्री में, है ना, अगर इंडस्ट्री में अगर काम चल रहा है तो उसका पेमेंट अगर जल्दी होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, जल्दी होता है ना, उसका प्रोडक्शन भी जल्दी होगा अगर वो काम जल्दी हो रहा है, मतलब पेमेंट जल्दी हो रही है। मान लो तुमने प्रोडक्ट्स बना के रख दिया है फैक्ट्री में, कोई खरीद ही नहीं रहा या खरीदने में काफी वक्त लग रहा है, तो तुम उतना ही बनाओगे ना जितना ये पहले बिकेगा। ये प्रोडक्शन, ये जो तुम्हारे फैक्ट्री में रखा हुआ है सामान बना के, ये बिक ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि पेमेंट लेट से आ रही है। तो जब जल्दी पेमेंट होगी तो जल्दी यहाँ से खाली होगा और फिर नए नए डब्बे यहाँ पे पैक होके आ जाएंगे। तो इससे क्या बढ़ रहा है, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी होती है और बिजनेस में भी प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादन बढ़ रहा है। रिड्यूस्ड कैश हैंडलिंग, लोग पहले लाखों रुपए, है ना, बैग में लेकर जाते थे यहाँ वहाँ, अब क्या है, अब कैश ले जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। ठीक है, और कंज्यूमर को कन्वीनियंस भी हो रही है, उपभोक्ता को भी आराम मिलता है। वो इतना अमाउंट लेके उसको कभी, है ना, चोरी वगैरह का डर होता है तो वो भी अब नहीं है इसके साथ, तो इस तरह के फायदे भी हैं। स्मॉल बिजनेस एंड रूरल पॉपुलेशन हैव सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड थ्रू इजियर एक्सेस टू कैशलेस ट्रांजैक्शन। छोटे बिजनेस और गांव की जनसंख्या को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है ना, जहां पर नोट को ले जाने की यानी रुपए को ले जाने की जरूरत नहीं है। फास्टर पेमेंट्स हैव आल्सो इनेबल्ड बेटर गवर्नमेंट सब्सिडी ट्रांसफर वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डीबीटी पता ही है तुम्हें। डीबीटी क्या है, इससे किसानों को सब्सिडी जाती है और गवर्नमेंट सीधा उन किसानों के अकाउंट में, किसानों के खाते में डालती है, बिना किसी मीडिएटर के या बिना पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका भी यूज नहीं होता, सीधा ही सरकार ने क्या किया, किसानों के खाते में डाल दिया, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कहते हैं। ये भी कैसे हुआ, ये भी हमने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा पेमेंट, उसके थ्रू ही तो हुआ। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता तो सरकार क्या करती, पहले बैंक में भेजती, उसमें टाइम लगता, फिर बैंक से किसान के अकाउंट में जाता, बीच में मीडिएटर भी आ जाते। तो ये सब से क्या हुआ है, हमें बेनिफिट मिला है। इन सबको इकोनॉमिक इम्पैक्ट में डाल सकते हो, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है फास्ट पेमेंट का। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि फास्ट पेमेंट का प्रभाव क्या क्या हुआ है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कॉम्परेटिव इनसाइट्स। भारत बनाम विश्व तुलनात्मक, इंडिया स्टूड एट द टॉप ग्लोबली इन आईएमएफ रियल टाइम पेमेंट एडॉप्शन इंडेक्स। इसका नाम क्या है, जो ये रिपोर्ट आई है वो रियल टाइम पेमेंट एडॉप्शन इंडेक्स तैयार किया था, किसने तैयार किया था, आईएमएफ ने। ब्राजील, चाइना, है ना, फॉलो इंडिया, बट विथ सिग्निफिकेंटली लोअर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो लोअर है। अब तुम देखो, क्या चाइना से हमारी, ब्राजील से, चाइना से, अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी है क्या हमारी, नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी इनसे छोटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंटली लोअर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन मतलब समझ रहे हो, जितने बंदे होंगे उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा। तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के मामले में हम वैसे ही नंबर वन है, तो पेमेंट के ट्रांजैक्शन में भी तो नंबर वन होंगे, है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, इतने लोग ही यहाँ पे आज, अनलाइक मेनी डेवलप्ड इकोनॉमिक्स। अब देखो ये किस टर्म में काउंट कर रहा है, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, किस संदर्भ में ये काउंट किया जा रहा है कि फास्ट पेमेंट हो रहा है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन, मतलब कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना मतलब अमाउंट नहीं, कितने करोड़, कितने अरब या कितने बिलियन मिलियन नहीं, कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ, ज्यादा मतलब ज्यादा लोगों द्वारा, है ना, वॉल्यूम कितना ज्यादा है। ठीक है, भले एक एक रुपए का ही है
लेकिन अगर सारी जनता ने कर दिया एक एक रुपए का ट्रांजैक्शन तो भी इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा माना जाएगा। और अमेरिका में 10 लोगों ने ही बिलियन और मिलियन में ट्रांसफर किया तो उसको कम वॉल्यूम माना जाएगा। समझो बात को। Unlike many developed economies that rely on traditional banking systems, India has leapfrogged into digital platforms. कई सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पर अभी भी रिलाई कर रही हैं, यानी कि विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आज भी पारंपरिक बैंकिंग तंत्र पे भरोसा करती हैं। और उसके संदर्भ में उसकी तुलना में देखा जाए तो भारत ने बहुत आगे चलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म में को चुना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये भारत के लिए, अब देखो भारत में ये रिपोर्ट आई, भारत के लिए रिपोर्ट है तो ये ऐसा नहीं कि हर साल होता रहेगा ये रिपोर्ट। कोविड के सडनली बाद आए, मैंने बताया था कोविड के बाद ट्रांजैक्शन बढ़ा था हमारा और उसके बाद की रिपोर्ट है ये। ऐसा नहीं कि हर बार हम ही ज्यादा रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि और भी तो चाइना में भी तो लोग हैं, चाइना में भी कम लोग थोड़ी है, पॉपुलेशन वहां भी ज्यादा है, वो भी आगे निकल सकता है किसी साल। चैलेंजेस एंड द रोड अहेड, अब क्या इसमें ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं हम, सब लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, कुछ ज्यादा नहीं। नुकसान को नुकसान नहीं कहते, यूपीएससी में मैंने कहा है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए है। और ये समझ लो यूपीएससी प्रीलिम्स तो है ही, बाकी जो बच्चे और कोई भी एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये उनके प्रीलिम्स में भी ये काम आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ फैक्चुअल है। हम लोग मेंस के लिए स्पेशली क्या करेंगे, अलग से ही टॉपिक लेंगे मेंस के लिए, उसमें ज़्यादा डिस्कशन होगा और एक ही टॉपिक में सारा टाइम निकल जाएगा। खैर इसमें भी टाइम लग रहा है, देखते जाओ। चैलेंजेस एंड द रोड अहेड, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो इंडिया फेसेस साइबर सिक्योरिटी का मामला, ये बहुत आया है पिछले कई सालों, पिछले 4-5 सालों में ये देखने को कि भाई किसी का अकाउंट खाली कर दिया किसी और ने, उसका ओटीपी अपने पे खुद पे मंगवा लिया, उससे पूछ लिया कैसे भी करके और उसका अकाउंट खाली हो गया, इस तरह की चीजें हुई हैं बहुत। और ये देखा जाए तो हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोगों के साथ ही साइबर सिक्योरिटी का मामला हुआ है। एक बहुत महान कलाकार है हमारे देश में, अमिताभ बच्चन, आपने सुना होगा उनका नाम, तो उनके साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है, साइबर फ्रॉड हो चुका है। फिर एक मेरठ में एक एमपी थे, क्या नाम है उनका, बलियान करके है ना, मेरठ में बलियान करके हैं बीजेपी के, तो उनके साथ भी है संजय बलियान, उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। और इन फ्रॉड का सेंटर, साइबर क्राइम का सेंटर झारखंड को माना जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ से ये क्राइम होता है। झारखंड में एक जगह है, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट उस जगह से जमतारा। क्राइम, हाँ जामताड़ा, यस, जम जामताड़ा। इस पे कोई मूवी भी आई थी है ना, जामताड़ा, वेब सीरीज है जमतारा वेब। वेब सीरीज है। चलो, तो ये ऐसी प्लेस है जहाँ से वहाँ के जो लोकल लोग हैं पूरे इंडिया में, सोचो इनका कितना बड़ा नेटवर्क होगा। मतलब वैसे ये राज्य जो है बहुत आगे नहीं है, पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन देखो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि साइबर फ्रॉड करने में 2 मिनट नहीं लगाते। वेल, आगे चलते हैं। तो ये भी स्टेट इस मामले में अपना नाम बना चुका है, तो ध्यान रखना ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर काम कर रहे हैं रीसाइलेंस और प्राइवेसी सेफगार्ड पेमेंट सिस्टम के लिए ना। प्राइवेसी मतलब निजता, जो निजता है, जैसे तुमने पेमेंट किया तो उसमें क्या होनी चाहिए, निजता होनी चाहिए। रीसाइलेंस मतलब, रीसाइलेंस क्या होता है कि भाई कोई भी काम जो हो रहा है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए, हर सिचुएशन में काम हो जाए। ठीक है, उसको हम रीसाइलेंस कहते हैं। जैसे मान लो रीसाइलेंस क्या होता है, रीसाइलेंस, रीसाइलेंस में होता क्या है कि तुमने अगर मान लो किसी को पेमेंट करने में मुश्किल आ रही है, गांव के कई बंदे होते हैं जिनको ये सब पता ही नहीं है, फोन ही चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो गवर्नमेंट और आरबीआई इस पर काम कर रही है कि ऐसे बंदे भी बहुत आराम से फ्लेक्सिबल वे में, लचीलेपन के साथ, मतलब उनको कोई दिक्कत ना आए और आराम से पेमेंट कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके। तो इस तरह की चुनौतियां हमारे पास हैं आज के टाइम में। एक तो क्या चुनौती होगी, साइबर सिक्योरिटी की, और दूसरा हो गया है ना, नीड फॉर यूजर एजुकेशन। बहुत लोग, मैंने कहा ना, शिक्षित नहीं है, उनको शिक्षित करना जरूरी है। और गांव के एरिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको भी भरने की कोशिश हुई है। तो एक काम तो मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि भाई पूरे इंडिया को डिजिटल बना दिया, है ना, डिजिटल
देखो डिजिटल कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ही शुरू हो गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन झटके से जो चेंज आया वो कोविड के बाद आया, और उस समय जो गवर्नमेंट है उसको ही क्रेडिट दी जाएगा, ये है ना। तो ये झटके से ये बदलाव आया है। बाकी आईटी के फील्ड में राजीव गांधी के टाइम से ही हमारे देश में काफी कुछ शुरू हो चुका था, बट उसमें वो चीजें जोर नहीं पकड़ रही थी, है ना, मतलब मजबूती से नहीं आ रही थी। कोविड ने ऐसा माहौल बना दिया कि चीजें मजबूती से हमारे सामने आ गई। तो ये तो था। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं कि इंडिया इमर्जेंस एज अ ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज कमिटमेंट टू डिजिटल इनोवेशन। अब देखो, जब मैं तुम्हें बताता हूँ मेंस में आंसर लिखना है, उसके कंक्लूजन भी लिखने हैं, तो यहाँ से तुम देखो, अभी तुम पूरी कहानी समझ गए इंडिया के फास्ट पेमेंट को लेकर। जो आईएमएफ की रिपोर्ट है वो कहती है इंडिया सबसे आगे निकल चुका है फास्ट पेमेंट के मामले में, है ना, वॉल्यूमिनस पेमेंट के मामले में। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? ये निष्कर्ष है कि आज इंडिया वैश्विक नेतृत्व कर रहा है फास्ट पेमेंट में, तीव्रता से पेमेंट करने में। ये कंट्री की, देश की कमिटमेंट को दिखाता है कि हमारे देश ने डिजिटल इनोवेशन, इसको कहते हैं डिजिटल नवाचार, है ना, नवाचार मतलब इनोवेशन, कई नई चीजें। तो डिजिटल क्रांति तो हुई है हमारे देश में, ये दिख रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी फील्ड में ग्रोथ हुई है, सभी क्षेत्रों में ग्रोथ हुआ। और इफेक्टिव पॉलिसी एग्जीक्यूशन, यानी कि जो नीतियां बनती हैं उनका प्रभावी ढंग से उनको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, उस पर काम भी किया जा रहा है, कार्यवाही भी हो रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। इस फास्ट पेमेंट के जरिए इंडिया ने अपनी डिजिटल क्रांति के कमिटमेंट को दिखाया, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समावेशी विकास को दिखाया, और उसके बाद पॉलिसी को भी, यानी नीतियों को भी प्रभावी ढंग से इंडिया अप्लाई करता है, ये भी दिखा दिया हमने। और इस तरह से आईएमएफ ने पहचाना इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को, और एक पोटेंशियल टेम्पलेट की तरह बाकी डेवलपिंग नेशन, है ना, के सामने इसको रखा है कि भाई इंडिया एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, इंडिया ने, भारत ने, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का काम करके। हमें भी भारत के लिए, भारत में रहने पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे इंडिया में इस तरह की चीजें हुई हैं, है ना। तो ये कल को तुम्हें एग्जाम में अगर इसमें से कहीं से भी प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो प्रीलिम्स में एमसीक्यू में यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया था कि व्हाट परसेंटेज, इस परसेंटेज को नोट कर लेना, जो भी डार्क किया हुआ है यहाँ पे, ओके, जो भी डार्क किया हुआ है इसको तुम जरूर याद रखना, ठीक है। 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट वगैरह, तो जो, या यूपीआई हैंडल 10 बिलियन। और अगर तुम लोग कहोगे तो मैं पीडीएफ तुम्हें क्लास के बाद दे दूंगा, सो दैट तुम इसको पढ़ के अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर ये 46% जो है क्या है, अब पूछ सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन वाज एट्रीब्यूटेड टू इंडिया इन 2022, तो कितना परसेंट बताओगे? 46, 26, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, 36, 56, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारा आंसर क्या होगा? 46, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे चल के। इसके बाद अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पे, भारत की परमाणु ऊर्जा प्रतिबद्धता को स्वीकार करना, एक अगला टॉपिक है जिसको हम देख रहे हैं, रिडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस, है ना। रिडीमिंग मतलब साकार करना है हमें, क्या इंडिया ने कुछ न्यूक्लियर पावर को लेकर कुछ प्रॉमिस किया है? बिल्कुल, हमारे मोदी सरकार ने भी इस पर काफी कुछ करा था, है ना। अच्छा, इसमें एक बार मैं और बता दूं कि ये जो चीजें थी, मतलब पहले वाले टॉपिक में अगर इसको देखते हैं तो इसमें एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे नजर आया था जब मैं स्क्रॉल कर रहा था कि गवर्नमेंट की ट्रिनिटी जो है, मैंने बार बार कहा जितने भी डार्क जो हेडिंग्स हैं इसको जरूर कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। डिजिटल इंडिया, ओके, पेमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत सरकार के किस इनिशिएटिव ने हेल्प की है? तो ये ध्यान रखना, कभी भी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे बहुत ध्यान देना। कोई भी सरकार अपनी प्रशंसा तो जरूर सुनना चाहेगी, है ना, वो भी तुम्हारे मुंह से, जो कल को आईएएस बनने वाले हैं, ऐसे लोगों के मुंह से तो जरूर सुनना चाहती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी और देखेगी तुम्हें पता भी है कि नहीं। अगर तुम्हें गवर्नमेंट अपनी अच्छी चीजों को दिखा रही है और तुम नहीं देख पा रहे हो और वो क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो, तो तुम्हें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज्यादा होता है।
जिसमें इस तरह के पूछा सकता है कि भाई कौन सी पहल भारत की डिजिटल भुगतान सफलता में सहायक रही है ना, भारत सरकार की कौन सी पहल, तो बताओगे इसमें। इसमें क्या होगा, और भी ऑप्शन होंगे, और अगर सिर्फ जैम ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी, तो यही आंसर है, जन धन आधार मोबाइल, इसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हो सकती है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ था पर मंथ उस आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार। तुम्हें पता ही है 10 बिलियन हुआ था ना कहीं पे, यहाँ पे 10 बिलियन, ये देखो, यूपीआई हैंडल्ड ओवर 10 बिलियन ट्रांजैक्शन अमन। तो इस तरह की तुम्हें चीजें फिल्म्स में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि इस इंडिया ने फास्ट पेमेंट के मामले में किन किन कंट्रीज को पीछे करा है ना, या कौन सा देश फर्स्ट 5 में शामिल नहीं है, ये भी पूछ सकता है। तो इसको भी बारीकी से देखना है। अब तुम सोचो, एक छोटा सा न्यूज है और उसमें कितनी बारीकियां होती हैं एग्जाम में, जो कि तुमसे फिल्म्स में पूछा जा सकता है, और हम इन बारीकियों को इग्नोर करते हैं। इंडिया हैज आउट परफॉर्म मेजर इकोनॉमी, किन किन इकोनॉमी को इंडिया ने पीछे करा है, ब्राजील, चाइना, यूके, यूएस। ठीक है। अच्छा, इनमें से अगर मान लो ये 3 कंट्री के बाद डाल दिया नेपाल सपोज, तो तुम्हें पहचानना होगा कि नेपाल नहीं है, ये कंट्रीज है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से देश थे। तो ये तो हो गया, तुम समझ चुके होगे इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की परमाणु ऊर्जा प्रतिबद्धता को साकार करना। तो इंडिया ने एक बार एम्बिशन सेट किया था। देखो, आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, ओके, ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। और ऐसे में क्या है, भारत के पास जितनी बड़ी जनसंख्या है, अगर इस जनसंख्या को देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन की जो डिमांड है, उसके लिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो काफी नहीं है, या फिर ये कह सकते हो नाकाफी है। तो क्या करना चाहिए, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पर भी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो विश्व में आज सबसे आगे है, इतनी बड़ी जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, इस ऊर्जा के सहारे उनकी मदद कर सकते हैं। फिर उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में करते ही हैं, तुम्हें पता ही है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भाई भारत क्या है, भारत की परमाणु ऊर्जा योजना या फिर इंडिया का न्यूक्लियर रोड मैप, मानो तो ठीक है कि भाई अगर हम अपने इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए, क्या हम सिर्फ कोयले पे डिपेंड हो जाएं या पेट्रोल पे डिपेंड हो जाएं, ठीक है, एलपीजी पे डिपेंड हो जाएं, डीजल पे डिपेंडेंट हो जाएं, नहीं, ये सब आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। और कभी भी ये आने वाले 50 साल बहुत है, मुझे लग रहा है आने वाले 20-30 सालों में खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ही जाना पड़ेगा अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं तो। अब सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर वो कन्वेंशनल पारंपरिक ऊर्जा का भी कम से कम यूज करे, क्योंकि पूरी तरह से अभी गैर पारंपरिक ऊर्जा हमारे पास उसका पोटेंशियल नहीं, जैसे विंड एनर्जी इतना पोटेंशियल नहीं है, सोलर एनर्जी इतना नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है इसका पोटेंशियल अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इन सारी चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में कर सके। ठीक है, तो आज भारत नहीं, पूरा विश्व ही एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। जब पूरा भारत ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, सॉरी पूरा विश्व जूझ रहा है, तो भारत तो जूझेगा ही। भारत की स्थिति जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। लेकिन जनसंख्या जितनी होगी उसकी मांग भी तो उतनी होगी, ऊर्जा की मांग भी तो उतनी होगी। और ये ऊर्जा हम कहाँ से पूरा करेंगे, नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक से कर सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक वाले तो खत्म हो रहे हैं। और इसलिए एनर्जी यानी कि जो बात चल रही है कि भाई हम न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करें, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव एनर्जी है हमारे लिए, है ना, बाकी सारे ऊर्जा स्रोतों के तुलना में। तो देखो यहाँ क्या है कि इंडिया हैड सेट एम्बिशियस टारगेट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, है ना, भारत ने एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी टारगेट, जो लक्ष्य हैं, उसको सेट किया था, जिसमें कि हम आणविक ऊर्जा के एक्सपेंशन की, इसमें वृद्धि की बात करते थे।
करते थे, मतलब इंडिया हैड वंस का मतलब है, तुमने सुना होगा जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, है ना, उस सरकार में ये सारी बातें घोषणाएं हुई थी। बहुत जोर शोर से सोलर एनर्जी पे बात की जा रही थी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बात की गई। लेकिन हम लोगों ने यानी कि भारत ने उस समय बातें तो की, लेकिन ध्यान देने का समय अब आ रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में भारत सरकार भी उलझी होती है, कई सारी चीज़ें पुरानी पेंडिंग, उनको भी पूरा करना होता है। तो इसलिए शायद ये चीज़ें अब जाके फिर से इनमें कह सकते हैं कि जान डाली जा रही है, क्योंकि अब हमारी ज़रूरत हो चुकी है ये। एक बार पहले हुआ था, बट वेरियस डिलेज एंड हर्डल्स हैव केप्ट इट फ्रॉम अचीविंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कई प्रकार के डीले हुए हैं, डीले मतलब देर हुए हैं, मतलब ये अनेक कारणों से लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हो सके, है ना। अब भारत इसे फिर से सक्रिय करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। Now, with the new initiative and strategic planning, India is trying to revive its nuclear energy roadmap. तो ये तुम्हारे लिए बहुत खास हो सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि भाई क्या रोड मैप इंडिया का है ना, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें किस चीज को लेकर हम रोड मैप की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर पावर की, है ना। ये एक ऐसा पावर है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो चीज़ें हम इस पावर के साथ, मतलब पावर की वजह से कर पाएंगे, वो और किसी और नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा में इतनी ताकत नहीं है जितना इसमें। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए, क्यों ये ऊर्जा महत्वपूर्ण है? अब देखो यहाँ पर एक पारंपरिक टॉपिक आता है, और ज्योग्राफी जिन लोगों का है उनको खुशी होनी चाहिए भाई इस टॉपिक से, जिनका ऑप्शनल है कि एनर्जी जो है, एनर्जी सेक्टर, ये ज्योग्राफी में तुम डिटेल में इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ते हो, और फिर उसके बाद करंट अफेयर जैसे ये क्वेश्चंस अभी जो करंट अफेयर हम कर रहे हैं इनके साथ रिलेट करके तुम इतना बढ़िया उत्तर लिख सकते हो, जितना उत्तर बढ़िया किसी और का हो ही नहीं सकता अगर तुमने एनर्जी को भी डिटेल में पढ़ रखा है। तो इस टॉपिक में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी जीएस दोनों में एनर्जी बहुत डिटेल से हमें पारंपरिक रूप में पढ़ना है और गैर पारंपरिक रूप में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ जानकारी होती है, बाकी चीजें करंट अफेयर से ही पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, है ना। अब देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लीन एनर्जी सोर्स है। अगर सबसे आजकल हम देख क्या रहे हैं भाई, पूरा विश्व भारत, इंडिया और चाइना को किस लिए ब्लेम करता है? कहता है कि भाई ये दो देश मिलकर, है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट किया है। ठीक है, कोयला जला के, कार्बन का उत्सर्जन करके, सल्फर वगैरह सब ज्यादा से ज्यादा इन दो देशों ने रिलीज किया है, क्योंकि ये देश आगे चलकर विकसित देश की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जो विश्व के नेता हैं, विकसित देशों के नेता हैं, उनको लगता है अगर इनको ब्लेम किया जाए तो ये गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, और फिर ये विकास की दौड़ में पीछे हो जाएंगे, ऐसा मानना है उनका। पर भारत इतना कमजोर नहीं है कि उसको किसी ने कुछ कह दिया और उसने सुन लिया और सुन के बैठ गया, ठीक है। तो उसने अपना काम जारी रखा है, चाइना ने भी अपना काम जारी रखा है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही पूरे विश्व में, है ना, प्रदूषण फैल जाए, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए, कोई बात नहीं, लोग मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन विकास तो होके रहेगा, है ना, विकास होके रहेगा। और डेवलपमेंट की बात हम करते रहे, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि विकास का नारा भारत ने दिया है, वो भी मोदी जी ने, ऐसा नहीं है। भारत ने आज तक बहुत कुछ आयात किया, आयात समझते हो ना, इम्पोर्ट किया है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं, ओपिनियन ही नहीं, विचार ही नहीं, व्यूज नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इम्पोर्ट किया है भारत ने। जैसे अगर तुम ग्रीन हाउस कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन रिवोल्यूशन, वो भी हमने बाहर से ही इम्पोर्ट किया। ऐसे कई तरह के कॉन्सेप्ट हमने बाहर से इम्पोर्ट किए हैं, सीखा है, हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। और जहां तक बात आती है ऊर्जा के क्षेत्र में, तो भारत के जब विकास का समय आया, तो भारत के विकास का समय आया तो सारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी सारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत खत्म हो रहे हैं। जब यूरोप विकास कर रहा था, जब अमेरिका विकास कर रहा था, है ना,
जब रशिया विकास कर रहा था, जब कनाडा विकास कर रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया विकास कर रहा था, तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे, वहां पे मौजूद थे। लेकिन आज के डेट में क्या है हमारे पास, वो सारे एनर्जी के सोर्स जिनसे इन दोनों देशों ने तो विकास कर लिया, लेकिन हमारे लिए बचा ही नहीं है। और इस चैलेंजिंग एरा में, इस चुनौतीपूर्ण काल में अगर हम विकास कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें लगातार निरंतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, संपोषणीय विकास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें विंड एनर्जी भी आते हैं, सोलर एनर्जी भी आता है, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं ये भी आता है। तो इसके लिए इसकी बात करना ही जरूरी नहीं, इस पे काम भी करना जरूरी है। जैसा कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया यहाँ पे कि भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो निर्धारित किए थे, लेकिन उनको समय से पूरा नहीं किया जा सका। फिर से इसमें सक्रियता आई है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन में अब हम आ चुके हैं। कई बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन तुम लोगों में से काफी ऐसे बच्चे हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी देने वाले हैं। तो तुम क्या करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कभी नहीं, ठीक है, ऐसा तुम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाओ, टैगलाइन अपने लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कभी नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि तुम सोचो लास्ट में आएगा तब कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, तब तक काफी लेट हो चुका होगा, इसलिए उसको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल बनाओ। देखो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो बात तो तुम समझ ही रहे हो, जितनी बातें हो रही है इससे पता चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए। सबसे पहली बात, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है ना। क्लीन एनर्जी सोर्स यानी इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूशन नहीं देता है, इन्वायरमेंट में पर्यावरण में गर्मी नहीं बढ़ाता है ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जित करके। दूसरा है, अनलाइक सोलर या विंड, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की तरह, उसमें क्या होता है लगातार बिजली नहीं मिलती है इनमें, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होगा, हमें लगातार बिजली मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसलिए भी भारत में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है। एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो हम ईंधन, जैविक ईंधन जो आयात करते हैं, ठीक है, उस पर निर्भरता कम होगी, कम होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पैसा लगाना पड़ता है। कब कम होगी, जब परमाणु ऊर्जा पर हम काम कर पाएंगे तभी तो होगी। अच्छा, तो ये तो हो गए फायदे कि वाई न्यूक्लियर पावर इज क्रूशियल फॉर इंडिया। अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में भी पूछा जा रहा है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, तो तुम इन पॉइंट्स को फैला के 50 वर्ड तो खींच ही दोगे। जब 50 वर्ड खींच दोगे इनको फैला के अच्छे से लिख के, तुम्हारे मेंस में 50 वर्ड्स तो यहाँ से भी तैयार हो रहे हैं। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन या एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये मायने नहीं रखता अलग अलग, ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। और तुम्हें यहाँ से लग भी रहा होगा, मैंने पहले भी कई बार इस बात को तुम्हारे सामने रखा है ना। अब चलते हैं आगे, देखो करंट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। तो तुमसे ये भी तो जानना पड़ेगा, इंटरव्यू बोर्ड में तुमसे पूछा सकता है कभी कि क्या बताओ क्या स्थिति है, ठीक है, तुमने तो ये न्यूज़ पढ़ा है समझा है, कुछ बताओ आज की स्थिति के बारे में। तो बताना कि जो रिपोर्ट आज 2024 तक आ चुकी है, वहां से जो तुम्हारे सामने बैठा होगा उसको बताओ कि एज ऑफ 2024 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं, कार्यरत हैं भारत में 2024 तक, ये उस समय की रिपोर्ट है कि 22। अब ऐसा नहीं कि तुम कहोगे सर अभी क्यों नहीं रिपोर्ट, अभी नहीं है, ये तो नहीं है, ये उस समय निकली थी तभी की है। तो अभी हम वही, जैसे बुक्स में क्या होता है, पब्लिकेशन जो हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, एडिट करते रहते हैं, ठीक है, रीप्रिंट करते रहते हैं, और पता चला लास्ट में इन्होंने रिवाइज किया था 2020 में, और 25 में वो किताब बिक रही है, यानी उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसके बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक, या हुआ भी है तो वो रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट रिलीज नहीं करती है तब तक हम किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद से नहीं लिखना ना, फैक्ट्स तो खुद से नहीं लिखना है। फैक्ट्स के मामले में एक बार और ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स जो भी तुम्हारे पास है, अगर वो लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट का मतलब होता है आज वाले नहीं, 2020 में कोई फैक्ट आया, उसके बाद और कोई तथ्य आ ही नहीं पाया उस मुद्दे पे, तो यही लेटेस्ट होगा, ठीक है, 2020 वाला ही लेटेस्ट होगा। फिर तुम ये मत कहना कि 2020 से करंट अफेयर क्यों पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट वही है तो वहीं से पूछा जा रहा है।
ठीक है। अब इनकी कुल क्षमता लगभग 7,480 मेगावाट है। अब तुम ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी जब न्यूक्लियर पावर से या न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन आए तो ये पेस्ट कर दो, कट पेस्ट समझते हो ना, सीधे ही उठा के लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भारत के मामले में, भारत के पोटेंशियल के मामले में। अब देखो यहाँ पर एक बात और आ रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो सिर्फ 3% का योगदान कर रही है बिजली उत्पादन में। कुल बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी कितना परसेंट का योगदान कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना परसेंट? 3%, ओनली 3%। ठीक है। तो इस बात को भी, इस प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट्स भी, और ये सब तो मेंस के लिए भी तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे हमारा अभी जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं। इस तरह के सेशंस हर वीक में 2 बार होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कुडनकुलम, काकरापार, रावत भाटा, कल्पकम, ये की साइट्स हैं जो ऑपरेशनल है, मतलब कार्यरत हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में है। प्रमुख कार्यरत और निर्माणाधीन स्थल हैं कौन कौन से, इस पर भी ये चारों के नाम भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, है ना। रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है 4 नाम। खैर इतने ही फैक्ट्स थोड़ी हैं, फैक्ट्स तो तुम सोच भी नहीं सकते फिल्म्स में तुम्हारे लिए कितना फैक्ट्स है, आगे अभी और है ना। क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इस पूरे न्यूक्लियर पावर को लेकर, यानी इसमें चुनौतियां किस तरह की आ रही है, तुम ये देख सकते हो यहाँ पे। तो परियोजनाओं के निर्माण में देरी, अब इस तरह के पता क्वेश्चन का प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस बने ही होते हैं मेंस के लिए। तुम मेंस का एग्जाम देते हो तो वहां पर तुम किसी भी मेंस के क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन नहीं होता, उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ होते हैं। और हर क्वेश्चन के सबसे लास्ट में होती है पूंछ, उस क्वेश्चन की पूंछ, है ना। पूंछ में सारी बात करने के बाद कहेगा अब आप बताइए हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। तो ये पूंछ वाले क्वेश्चन का आंसर है। तुम यहाँ से मेंस की ये जो टॉपिक है चुनौतियों वाला, मैंने कहा नहीं प्रीलिम्स में नहीं आती, ये मेंस में आता है, बट क्योंकि इस टॉपिक के साथ में है तो समझने के लिए मेंस होता ही है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंस क्यों तैयार करते हो, ताकि तुम्हारी उस विषय पर अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाए, इतनी विकसित हो जाए कि उसी में से तुम तथ्य निकाल सको प्रीलिम्स के लिए, और खुद जाकर एग्जाम को क्लियर कर लो, खुद यूपीएससी क्लियर कर लो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ विकसित हो जाएगी तब। ज्यादातर केस में समझ विकसित ही नहीं होता और हम रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। कितना रटोगे? एग्जाम में तथ्यों की कमी होती है क्या? बहुत रटना पड़ता है। डिलेज, न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, लैक ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, पब्लिक ऑपोजिशन एंड सेफ्टी कंसर्न, ये सारी चुनौतियां हैं जो हम न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में फेस कर रहे हैं। डीले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो तुम डीले लिखोगे फिर ये नहीं लिखोगे सरकार डीले कर रही है। सरकार तो कहेगी तुम डीले कर रहे हो, तुम एज ए डीएम क्या कर रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, फिर क्या कहोगे बताओ? तुम्हारा तो सरकार उठा के डिमोशन कर देगी, ऐसी जगह फेंक देगी नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश तो छोड़ो, तुम्हें फेंक देगी उधर मणिपुर वगैरह में, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां डेवलप करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जो अपनी ज्यादा वो कहते हैं ना कि भाई वो रॉब जो दिखाते हैं डीएम वीएम का, वो महानगरों में या छोटे शहरों में दिखता है, गाँव में नहीं दिखता। गाँव में इनको या जंगलों में तुम्हें फेंक दिया जाएगा ऐसा, अगर सरकार, मतलब तुम अगर ब्लेम करते हो तो सरकार भी तुम्हें ब्लेम कर सकती है। कहने का ये मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार से किसी भी तरह का तुम्हें झगड़ा करना है, किसी लफड़े में नहीं जाना। डिलेज इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, समझ गए? सिर्फ इतना ही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कौन डिले कर रहा है, कैसे डिले हो रहा है, उसमें अपना जो एथिकल एस्पेक्ट है वो नहीं दिखाना है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, सप्लायर्स हेजिटेट ड्यू टू लाइबिलिटी कॉजेस, परमाणु उत्तरदायित्व कानून, विक्रेताओं में दायित्व को लेकर संकोच। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तुमने इसका नाम सुना होगा एनएसजी, है ना। इसमें इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया एनपीटी पे साइन नहीं करता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं करता है, इसलिए इंडिया एनएसजी का पार्ट नहीं है। बोला है कि सब कहते हैं उसको कि एनपीटी पे साइन करो, एनएसजी के पार्ट हो जाओ, तुम्हें न्यूक्लियर सप्लाई आसानी से मिलेगी। तो इसी वजह से लोगों को संकोच में होता है, इंडिया कहीं इसका मिसयूज ना करे, न्यूक्लियर हमसे ले ले और उसका मिसयूज ना करे, है ना। पाकिस्तान पे ना गिरा दे, चाइना पे ना गिरा दे न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन इंडिया कहता है हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन इस पर विश्वास करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। साइन कर देता तो लोगों को विश्वास होता, हमें भी न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम वगैरह बहुत आसानी से सप्लाई हो जाती, और होगी तभी तो हम बिजली बनाएंगे।
तो हो गई ना चुनौतियां हमारे लिए, ये चैलेंज फेस कर रहे हैं ना इस तरह का। एक तरह तो हम तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरह आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। और पूरी दुनिया में तुम्हें पता है, बिना ऑर्गेनाइजेशन, बिना ग्रुप, बिना एसोसिएशन के लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। और जब तुम किसी भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में रहते हो तो तुम्हें उसके नियम कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं। तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे और तुम्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। स्वदेशी तकनीक है ही नहीं हमारे पास, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है नहीं इस तरह की, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना। जन विरोध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जहां भी हम पावर प्लांट लगाते हैं तो पता चला वहां पे कोई गांव है या ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट है ना, जंगल है। अब ऐसी जगहों में सेफ्टी कंसर्न है, पब्लिक विरोध करती है कि भाई यहाँ पर मत लगाओ, है ना, कहीं और जाके लगाओ। तो इस तरह के चैलेंजेस फेस हम कर रहे हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया मेंस के पॉइंट निकल के आते हैं अगर तुम इन चीज़ों को समझने के बाद यहाँ से बताओ। पता है इन्हीं चीज़ों में 5 पॉइंट से तुम मुझे कहो, मैं 250 वर्ड लिख दूंगा, यहीं पे मेंस तुम्हारा हो जाएगा। तो ये वैसे हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ये डिस्कशन वो नहीं करेंगे, मेंस वाले टॉपिक में वो डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है गवर्नमेंट के रीसेंट स्टेप्स की, सरकार की हालिया पहल की। ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी कोई प्रोग्राम सरकार का होता है तो उसमें सरकार की पहल पर भी ध्यान देना होता है, सरकार ने क्या किया है। और एज पर एज क्वेश्चन इज कंसर्न, एग्जाम इज कंसर्न, सरकार, मैंने कहा ना, अपने किए हुए कामों को बिल्कुल जागरूक, तुम्हें उस तरह से जागरूक बनाना चाहती है कि तुम उसके किए हुए कार्यों को पहचानो, है ना। और तुम ही तो पहुंचाओगे पूरे जिले में ये बात, या जो अधिकारी होते हैं वही तो पहुंचाते हैं, सरकार के किए हुए कामों का प्रचार करते हैं, है ना। अप्रूवल फॉर 10 इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, ये सरकार का पहल है कि 10 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर को मंजूरी दे दी गई। PHWR क्या है, ये शॉर्ट में बता दूं। ये ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जो लोकल लेवल पे लगाए जा सकते हैं और जिसमें मॉडरेटर, है ना, वगैरह को और कूलेंट को एक साथ यूज किया जाता है। यानी कि जो प्लांट होंगे वो आसानी से चल सकते हैं लोकल लेवल पर भी, ठीक है। ऐसे बहुत ज़रूरत है, बड़े बड़े प्लांट की जरूरत नहीं है। पुश टुवर्ड्स फ्लीट मोड कंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर कंप्लीशन, तेजी से निर्माण के लिए फ्लीट मोड को बढ़ावा, यानी कि तेजी से अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कहीं ना कहीं से फ्लीट मोड को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। कोलैबोरेशन विद ग्लोबल न्यूक्लियर सप्लायर, यही जो मैंने कहा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी बनाना, छोटे छोटे रिएक्टर्स को भी बनाना, ये सारे सरकार के हालिया पहल हैं। तो हालिया पहल से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे और मेंस में भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन चुनौतियों से मैंने कहा था सिर्फ मेंस में आएंगे, प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं हम, और इस तरह से आगे की राह क्या है ये देखो। कुल मिला के जब हम आगे की राह पर बात कर रहे हैं तो यहाँ वे फॉरवर्ड किस तरह का है। स्ट्रीमलाइन क्लियरेंस रेगुलेशन, है ना, यानी अनुमतियों और नियमों को सरल बनाना। भाई अनुमति किसकी, सरकार की, उद्योगों की, उन सब नियमों को भी सरल बनाना। इनहेंस्ड R&D एंड इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, अनुसंधान और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना। बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। अब ये सब पॉइंट क्या है, ये आगे की राह का मतलब, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस का, उन चुनौतियों का सामना करने का पॉइंट है। ऑब्वियसली मेंस के लिए है ये। जब ऐसी बात आ रही है तो कहाँ के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल कॉपरेशन, रशिया से भी कॉपरेशन लो, अमेरिका से भी लो, फ्रांस से भी लो। इनके साथ सहयोग नहीं करोगे तो भाई ये भी तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, और फाइनली हम अपनी समस्याओं का सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो समस्याओं का सामना करने की यहाँ पर कुछ सलाह दी गई है जो तुम्हारे मेंस में काम आ सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा, क्या है, परमाणु ऊर्जा यात्रा, न्यूक्लियर जर्नी में बहुत पोटेंशियल है स्वच्छ, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदान करने के लिए। हमारे पास कुछ रणनीति होनी चाहिए, है ना, जो भरोसेमंद हो, स्पष्ट हो और सशक्त हो। जय भारत, जय हिंद, ठीक है। इसके साथ अब इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे आगे चलते हैं अगली टॉपिक पे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पिछले वीक में देखा गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हमारे रिजाइन कर चुके हैं। और
यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया री इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि री इलेक्शन प्रोसेस भी होता है। ये ऐसी चीजें तब सामने आती है जब कोई घटना घटती है, तब हम इंडियन पॉलिटी पर फिर से निगाह डालते हैं। अच्छा, ये तो रह गया था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अच्छे से, है ना। और ये बातें भी सामने आ सकते हैं, बिल्कुल। तुम पारंपरिक लक्ष्मीकांत पढ़ के, प्यारेलाल पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो बुक्स तो चली गई, मतलब उन बुक्स में ठीक है। वैसे अगर मैं किसी बुक पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, अच्छी किताब है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक बाकी सारे कंपटीशन के लिए आज के टाइम में तो अच्छी है, लेकिन यूपीएससी में प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आजकल के टाइम में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वहां से सिर्फ 50% केटर हो रहे हैं। 50% के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी लक्ष्मीकांत 50% काम तो कर देगा, लेकिन 50% काम यूपीएससी के प्रीलिम्स में आजकल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन, विविधता भरे जो प्रश्न है हमारे सामने करंट अफेयर से रिलेटेड, के कारण ये दिक्कत आती है ना। क्या प्रसंग है भाई। 2027 तक धनखड़ जी को रहना था, धनखड़ जी को 2027 तक रहना था, धनखड़, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा किसको देते हैं, ये उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, राष्ट्रपति को पता ही है सबको। संविधान के अनुसार वे फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास वो फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये चीजें भी न्यूज में थी पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते क्या, 2-3 दिन पहले की बात है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल और चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस पर जरूर ध्यान देना कि वाइस प्रेसिडेंट का री इलेक्शन कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना है, और कैसे उसका इलेक्शन होता है, उस प्रक्रिया पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कौन सा आर्टिकल, है ना, आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है संविधान का, जो ये की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को गवर्न करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो वो है अनुच्छेद 66, है ना। चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी चुनाव कैसे करना है वो नियंत्रित करता है। प्रमुख बिंदु देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। बात हम कह रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की तरह ही हमें पॉइंट्स भी याद रखने होंगे कि निर्वाचन मंडल के माध्यम से परोक्ष चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल कौन से होते हैं, जैसे इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल होते हैं, तो यही मिलकर क्या बनाते हैं, निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ध्यान रखना इस वर्ड का, निर्वाचन मंडल किससे मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो होते हैं सांसद, है ना। तो राज्य की विधानसभाएं नहीं, ध्यान रखना, राज्य की विधानसभाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। राज्य की विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। प्लस इसमें मैं अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें नहीं है, इसमें तुम जो चुने हुए सदस्य होते हैं, चुने हुए मतलब नॉमिनेटेड, मनोनीत 12 होते हैं ना राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी निर्वाचन मंडल के हिस्से होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है वो है ही, बाकी 12 जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये सब मिलकर बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, और इन यही वोट करते हैं। कोई नागरिक हम में से वोट करने नहीं जाता उपराष्ट्रपति पद के लिए, ध्यान रखना, है ना। निर्वाचन मंडल ही वोट देता है मिलके, लोकसभा और राज्यसभा। टर्म्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, मतलब 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, और उसके बाद वो, कोई नया उपराष्ट्रपति जब तक नहीं बनेगा तब तक वो पद पर बने रह सकते। इसका मतलब धनखड़ साहब अभी भी पद पर बने हुए, क्योंकि अभी कोई नया आया नहीं है। री इलेक्शन एलिजिबिलिटी, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार, प्रतिबंध नहीं है, बार मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर से इलेक्शन कराओ, इलेक्टोरल कॉलेज से लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाओ, मनोनीत सदस्यों को बुलाओ, वोटिंग कराओ, और जितनी भी वोटिंग होगी, मान लो 737 हुई, उसको डिवाइड करो 2 से, +1 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू जितना भी होगा, इतनी वोटिंग कम से कम होनी चाहिए, XYZ जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, है ना। इतनी वोटिंग कम से कम होनी चाहिए उसको राष्ट्रपति बनने के लिए।
री इलेक्शन एलिजिबिलिटी इसको कहते हैं, प्रोपोर्शनल वोटिंग कहते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं इसको, है ना। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटेस्ट मल्टीपल टर्म्स। एक उपराष्ट्रपति कई बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के पहले क्राइटेरिया, किन शर्तों पे भाई ये चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, है ना। राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। नहीं है अलग बात है, लेकिन एलिजिबल होना जरूरी है। कांट होल्ड एनी ऑफिस, कोई भी लाभ का पद कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे बंदे को ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। पता कैसे पार्टिसिपेट, मान लो तुम कोई सांसद हो, तुम लोकसभा सांसद हो, तुम नितिन गडकरी हो सपोज, ठीक है। सर राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है ना? दोनों में होता है, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी सदस्य हो, सदस्य में तुम वोटिंग करोगे तो तुम्हारे सामने कई उम्मीदवार होंगे, 1 2 3 4, तुम्हें प्रायोरिटी में देखना पड़ता है। मान लो तुमने धनखड़ को फिर जिताना है, तो नंबर 1 पर तुम वोट करोगे धनखड़ के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। नीतीश कुमार भी आ गया मान लो, तो उसको नंबर 2 पे तुमने रखा है, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी। अब देखा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कितने लोगों ने रखा है धनखड़ को, ठीक है। इस तरह से वोटिंग होती है। ये और दोनों करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य और मनोनीत भी करेंगे। वोटिंग मैकेनिज्म क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। सर ऐसे ये मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल वोट वोट, हाँ। सिस्टम है ना ये? हाँ बिल्कुल, इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। वोटिंग इज डन बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं इसको। वोटिंग इज कंडक्टेड बाय अ सीक्रेट बैलेट, पता नहीं चलता किसने किसको वोट किया है ना। तो ये उसके प्रक्रिया, अब इसको डिटेल में पढ़ लेना तुम लोग, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी कहीं ना कहीं से एसोसिएट हो सकता है। मेंस वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस की क्लास में। प्रीलिम्स में हमें सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है थोड़ा। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या रोल होता है वाइस प्रेसिडेंट का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एब्सेंस ऑफ, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है देश का, उस रिक्ति में इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट इसको कहते हैं, एक्टिंग, नॉट रियल प्रेसिडेंट। अगर वो छुट्टी पे है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू, है ना। अगर ये छुट्टी पे हैं, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, उनकी जगह पे हो सकता है। राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। क्या सिग्निफिकेंस है ना। कॉन्टिन्यूटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक व्यवस्था को स्थिरता मिलती है। ओके, पुनर्निर्वाचन की संभावना लोकतांत्रिक विकल्प को सशक्त बनाती है। किसका महत्व, री इलेक्शन का महत्व पूछ रहा है, राष्ट्रपति का महत्व नहीं पूछ रहा, वाइस प्रेसिडेंट का। री इलेक्शन का महत्व पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हें इन चीजों पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक और टॉपिक है, देख लेते हैं। हट्टी ट्राइब रीसेंट डेवलपमेंट। हट्टी ट्राइब कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में। अब तुमने सुना होगा कि मैपिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं ज्योग्राफी में। मैपिंग में मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जब भी मैंने मैपिंग कराया तो मैंने तुम्हें कहा था करंट अफेयर्स में जो भी लोकेशंस आएंगी, वो लोकेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहले मैंने क्लास में कई बार ये बात कह दिया है मैंने। और देखो हट्टी ट्राइब कहाँ है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, हो सकता है तुमसे मैप में पूछ ले, है ना। अभी तुम्हें मैंने कहा था 40 बार इंडिया का मैप बना के दिखाओ, है ना। तो तुम काम तो करते नहीं हो, कुछ होमवर्क करते नहीं हो तुम लोग। आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, फिर खुद ही फंसोगे तुम। इसलिए जितनी जल्दी हो काम को निपटाया करो, ताकि फटाफट बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। अब हट्टी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। संवैधानिक मान्यता के कारण चर्चे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है उनको। ट्राइब मतलब क्या, एसटी का रिकॉग्निशन मिला होगा। नेम्ड आफ्टर हाट, हाट का मतलब होता है गांव देहात के जो बाजार होते हैं उनको हाट कहते हैं, जहां पर लोकल सामान बेचे जाते हैं, है ना। वहीं से ये हट्टी ट्राइब का जन्म हुआ, मतलब इस नाम का जन्म हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है हाट की, हट्टी नाम का गांव का बाजार। संस्कृति में उत्तराखंड के जौनसारी, जौनसारी भी ट्राइब है, तुम्हें पता है। उत्तराखंड में जो लोग हैं वहाँ, पता है।
जौनसार बावर, जौनसारी कहते हैं उसको वहां पे, यहाँ में काफी समानता है। मतलब संस्कृति में, मतलब इसको अगर देखा जाए कल्चरली ये समानता है, सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति नहीं, इसको सांस्कृतिक रूप से सही होगा लिखना। सांस्कृतिक रूप से हट्टी की समानता किससे के साथ है? जौनसारी के साथ। इसमें जाति आधारित सामाजिक संरचना स्पष्ट रूप से, देखो ये ट्राइब है और ट्राइब में भी कास्ट सिस्टम है। अब तुम बताओ, कहीं बचा ही नहीं है। कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये वो सिस्टम है इंडिया में जहां पर कास्ट को उनके काम के आधार पर विभाजित कर दिया गया है, और ये विभाजन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, यही कास्ट सिस्टम है इंडिया का। तो ये ट्राइब्स में भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में लोग कहते हैं कास्ट है, ऐसा नहीं है, सब जगह कास्ट है। मुस्लिम में भी कास्ट है, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हें नहीं पता शायद, क्रिश्चियंस में भी कास्ट होते हैं। कास्ट का मतलब हमारे यहाँ दूसरी नज़र से देखा जाता है, बाकी जगह उतनी वैसी नज़र से नहीं देखा जाता जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि पारंपरिक कई चीज़ें ऐसी हैं और उन चीज़ों के कारण ही हमारे देश में कास्ट सिस्टम को थोड़े अलग ढंग से देखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये, अब अगला पॉइंट ये है लोकेशन और डेमोग्राफी। तो कहाँ ये पाई जाती है? ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर, ठीक है, वो एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जिसको ट्रांसगिरी एरिया कहते हैं, वहाँ ये, और ट्रांसगिरी क्षेत्र में इनकी उपस्थिति, कितनी जनसंख्या इनकी है? अराउंड 3 लाख जनसंख्या पाई जाती है। एंड दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से ये समुदाय पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से ये समुदाय क्या है? पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। और इसके बाद क्या डिमांड है इनकी? अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सिंस 1967। कब से डिमांड चल रही है? तो इनके इतिहास में जाओगे, जब से इनका एरिया जौनसार बावर उत्तराखंड से अलग हुआ है तब तक ये कह रहे हैं कि हमें भी स्टेट एसटी के स्टेटस में डाल दो। 1967 से हट्टी लोगों को अनुसूचित दर्जे की मांग चल रही है, 1967 से, है ना। क्यों मांग चल रही है? क्योंकि भाई इनको जब अलग क्षेत्र दिया गया उसके पहले जौनसार बावर को पहली एसटी का दर्जा मिल चुका है, ये कह रहे हैं हमें भी दो, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, आर्थिक उपेक्षा महसूस की जा रहे हैं, तो हमें भी रिजर्वेशन दो। संरचना अभी वैसी नहीं है। तो ये देखो, वैसे मेरा सिर्फ सोचना है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम इस पर रिजिड हो जाओ या कुछ भी, ऐसे ही बस मैंने एक अपना विचार प्रकट किया है। रीसेंट डेवलपमेंट, हाल की घटनाएं। अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एसटी टैग फॉर हट्टी ट्राइब। ठीक है, अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट ने एसटी टैग क्या किया? हट्टी ट्राइब। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने हट्टी जनजाति को एसटी दर्जा देने को मंजूरी दी। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का कि केंद्र सरकार ने हट्टी जनजाति को एसटी का दर्जा देने की मंजूरी दी थी, है ना। अब ये सब रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है। जब रीसेंट डेवलपमेंट कुछ होता है तभी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, वैसे तो 1967 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं एसटी में, अपने आप को डिक्लेयर कराने की, सरकार से मांग कर रहे हैं एसटी का दर्जा दे दो। लेकिन ये अभी जो हालिया डेवलपमेंट हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इनके लिए एसटी टैग दर्जा देने को मंजूरी दी। और ये कब से फाइट कर रहे थे? 1967 से। कब दर्जा मिला? अगस्त 2022 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट टू इंक्लूड देम इन एसटी लिस्ट। ठीक है, संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन कर इन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, कर लिया गया। तो अब तुम्हें इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई कि कौन कौन से जनजातियां हैं जो एसटी के दर्जे में आती हैं, है ना। और हाल में ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली इशू कर दिया गया है, संवैधानिक संशोधन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको एसटी की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें भी ध्यान में रखनी है कि भाई अगर बात आ रही है हट्टी ट्राइब की, तो ये हट्टी ट्राइब का एक बैकग्राउंड भी तुम्हें समझना होगा, एसटी कैटेगरी में ये आ रही हैं। तो ये पूछा सकता है तुमसे, इस यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये भी बन सकता है कि क्या रीजन है हट्टी ट्राइब, है ना, किस कारण से हट्टी ट्राइब एसटी कैटेगरी का टैग मांग रहे थे, बताओ।
यहाँ पर थोड़े देर पहले ही हमने पॉइंट डिस्कस किया है क्यों ये मांग कर रहे थे, है ना? क्योंकि ये समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो ये समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए ये एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी हो सकता है आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, या इनको लैंड राइट्स चाहिए, भूमि का अधिकार चाहिए, ये मांग तो नहीं थी कहीं। ए बी, है ना, सी, कल्चरल रिवाइवल तो नहीं हो रहा था उनमें, सांस्कृतिक उत्थान तो नहीं हो रहा था, कुछ भी हो सकता है ना? या रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के लिए तो वो मांग नहीं कर रहे थे ना, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, क्या ऑप्शन दिख रहा है? ये सही ऑप्शन होगा। आर्थिक और सामाजिक रूप से ये लोग पिछड़े हुए थे, इसलिए क्या मांग रहे थे। अब ये कौन सा रीजन है? अच्छा, ये पूछा सकता है कि हट्टी जनजाति की सांस्कृतिक समानता किस जनजाति के साथ है? जौनसारी के साथ है, जौनसार बावर, है ना, इसके साथ समानता है। और भी कुछ तुम्हें ट्राइब्स के नाम दे सकते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में और भी ट्राइब के नाम देखकर पूछे जा सकता है कि भाई। अब एक बात और ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे तुमसे हो सकता है कि हट्टी ट्राइब के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, तुमसे ये पूछ सकता है उत्तराखंड के और भी ट्राइब्स के बारे में, और क्वेश्चन पूछ दे ये जनजाति ए बी सी डी जो भी है कौन से स्टेट में पाई जाती है। और पता चला वो अगर ये उत्तराखंड में पाई जाती है और तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा स्कोर गया। इस तरह से एग्जामिनेशन बॉडी समझ जाती है कि तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की। तुम्हें उत्तराखंड में सिर्फ हट्टी पता है या जौनसारी पता है, बाकी ट्राइब्स के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम उस लोकेलिटी के, उस एरिया के सारे ट्राइब्स के बारे में पढ़ लो। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि हट्टी ट्राइब को जो एसटी का कैटेगरी मिला वो कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो वो कहाँ से है? उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिल्म्स के लिए प्रिपेयर करना है इन सारी चीज़ों को। और क्या चैलेंजेस यहाँ देखो आगे हैं हट्टी ट्राइब को लेकर। There's internal division within the हट्टी कम्युनिटी रिगार्डिंग बेनिफिट्स, है ना? लाभ को लेकर, लाभ का वितरण को लेकर आंतरिक रूप से इनमें विभाजन है। नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज इन हिमाचल एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट रिजर्वेशंस। जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज है वो रिजर्वेशंस को लेकर कंसर्न उठा रही हैं, है ना? वो कह रही है क्यों रिजर्वेशन इतना ज़्यादा दिया जा रहा है। जो अन्य गैर जनजातियां हैं आरक्षण के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, है ना? तो ये भी भाई हर किसी की संवेदना है जुड़ी हुई, तो उसको भी देखना पड़ता है। इस निर्णय को लागू करने के लिए संतुलन और निगरानी जरूरी है। क्यों? कि भाई हो सकता है अ, हट्टी ट्राइब में बहुत सारे लोग नहीं आते हो और उनको भी रिजर्वेशन मिल जाए। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है ना? क्यों मुद्दा महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से तुम पता कर सकते हो कि एसटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप इंडिया में कौन कौन सा है ना? उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितने और जुड़ गए हैं भारत में आज़ादी के बाद। और ये पॉलिटिकल, ये मतलब मेंस के लिए सब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी रिकॉग्निशन इन हिल स्टेट्स, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब पर्वतीय राज्यों में पहचान और प्रतिनिधित्व की राजनीति को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। कल्याणकारी योजना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा। जैसे ही रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखना है। आज के जो सेशन था ये करंट अफेयर का,